नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खाद सब्सिडी के लिए डीबीटी प्रणाली का उपयोग कर रही सरकार। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में लिखित जवाब में दी जानकारी। किसानों की खेती लागत में कमी लाना और मुनाफा अधिक करना है सरकार की योजनाओं का मकसद। देश भर में युवाओं को निःशुल्क सोलर प्लांट लगाने का प्रशिक्षण देकर सरकार ग्रामीण पथ रोशन योजना के तहत युवाओं को कर रही है सशक्त। ये निःशुल्क ट्रेनिंग 18 से 45 वर्ष के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कराई जा रही है मुहैया। सरकार पशुधन को बढ़ावा देने के लिए उनके स्वास्थ्य और अन्य तरह की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 21वीं पशुधन गणना की कर रही है तैयारी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दी जानकारी। कहा कि योजनाओं पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई सकारात्मक बैठक। और देश में ईंधन से बढ़ते प्रदूषण के विकल्प के तौर पर गुजरात के राजकोट निवासी जयेश पटेल ने एक विद्युत चालित ट्रैक्टर का किया है निर्माण। आगे बढ़ते हैं और समाचार देख लेते हैं अब, जहां पर भारत सरकार की ओर से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे किसानों की खेती लागत में कमी आए और मुनाफा अधिक हो। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में सरकार 22 जुलाई तक फर्टिलाइजर के लिए करीब 36,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी कर चुकी है और इससे पहले पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने करीब 1,95,421 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। वित्त वर्ष 2022-23 में ये आंकड़ा करीब 2,54,799 करोड़ रुपए था। और मध्य प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए ग्रामीण पथ रोशन योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत युवाओं को घर की छत पर रूफ सोलर प्लांट लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना से 18 से 45 वर्ष के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि ये ट्रेनिंग निःशुल्क दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन शिक्षा बोर्ड ने ग्रामीण पथ रोशन योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु समूह के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। योजना के तहत शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक युवा को उनके घरों की छत पर 10 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। इस प्लांट से उत्पादित बिजली को ऑन ग्रिड नेट सोलर मीटर के माध्यम से पावर ग्रिड में जमा कराया जाता है। जमा की गई बिजली से रात के समय एलईडी स्ट्रीट लाइट जलाई जाती है। टमका बसंतपुर गांव में ऐसा एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है जो प्रतिदिन 40 से 50 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है और ग्रिड के माध्यम से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को बिजली भेजता है। टपका बसंतपुर गांव में 20 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, जो रात के समय सोलर से बनाई गई और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भेजी गई बिजली से संचालित होती हैं। मध्य प्रदेश के अलावा बेंगलुरु में भी लोगों को सोलर प्लांट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण पथ रोशन योजना में चयनित युवाओं को बेंगलुरु के उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से प्रशिक्षण दिलाया गया है। योजना के लिए राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि लोक शिक्षण संचालनालय को दे दी है।
देश में इस योजना से जुड़े लोग सोलर प्लांट का प्रशिक्षण का और विस्तार करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सकें। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के किसान भी अब लेवेंडर की खेती की ओर आकर्षित होने लगे हैं। इस जिले में कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि विभाग ने रामनगर तहसील के इंचा गांव में लगभग 5 लाख लेवेंडर के मदर प्लांट की सफलतापूर्वक खेती की है। लेवेंडर किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर का कृषि क्षेत्र लेवेंडर की खुशबू बिखेरने के लिए तैयार है। कृषि विभाग ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में तहसील रामनगर के इंचा गांव में 100 कनाल भूमि पर 5 लाख लेवेंडर मदर प्लांट की सफलतापूर्वक खेती की है। यह उधमपुर में पहली बार लेवेंडर की खेती है। यह उधमपुर में लेवेंडर की खेती की पहली पहल है, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की संरचना इस सुगंधित पौधे के लिए उपयुक्त मानी गई है। इन मदर प्लांट को किसानों को वितरित किया जाएगा, जिससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। लेवेंडर की बड़ी मांग को देखते हुए किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों की आय में वृद्धि और बंद से राहत मिलेगी, जिनकी इस क्षेत्र में बड़ी आबादी है, जो अक्सर मक्का जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेवेंडर की खेती को लेकर सरकार भी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। लेवेंडर को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं के चलते स्थानीय महिला अंजू देवी लेवेंडर की खेती को महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के अवसर के रूप में देखती हैं। रामनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रफीक अहमद जलाल लेवेंडर खेती के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि किसानों के वितरण के लिए 5 लाख पौधे वाली एक नर्सरी तैयार है। रफीक अहमद जलाल किसानों को पारंपरिक फसलों के इस आकर्षक विकल्प को अपनाने और बंदरों के आतंक से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ इतनी अच्छी है, पनीरी लगी हुई है, फूल भी इनको निकल आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो मेरी माता बहनें हैं, घर में बैठी हैं बेचारी, कोई काम नहीं है उनको, तो वो अपने घरों में ये लगाएं, अपने खेतों में ये लगाएं। मोदी जी बोल रहे हैं, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। इन महिलाओं के लिए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए घर बैठे अपने इनकम का सोर्स से बना सकते हैं। वो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी हाई अल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करें और इंचा के पास जो नर्सरी लगी है वहाँ से अपने प्लांट्स लेकर अपने खेतों में लगाकर उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने इस पहल को लेवेंडर के पौधों को बढ़ावा देने वाली बैंगनी क्रांति का हिस्सा बताया। सलोनी राय ने कहा कि 5 लाख और पौधे लगाए जाने की योजना के साथ ही अब उधमपुर एक सुगंधित केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस पहल से किसान सशक्त बनेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार का जो पर्पल रेवोल्यूशन का इनिशिएटिव है, उसमें उधमपुर ज़िले में भी प्लांटेशन किया जा रहा है लैवेंडर का, जिसमें हमने 100 कनाल ज़मीन आइडेंटिफाई करी है, जिसमें हमने लैवेंडर प्लांटेशन किया है। 5 लाख रूट स्टॉक तक प्लांट कर दिए गए हैं और आने वाले सितंबर में हम 5 लाख रूट स्टॉक्स और प्लांट भी करेंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और इसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार का HADP का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें फार्मर्स को बहुत सारे डोमेन्स में सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उसमें हम लैवेंडर प्लांटेशन को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि जो फार्मर्स को इनकम डबल करने का भारत सरकार का विजन है, उसको हम अचीव कर पाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया है। उन्होंने बजट को गांव, गरीब और किसानों के सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाला बताया। हुकुमदेव नारायण यादव ने बजट को सर्वस्पर्शी व समग्र रूप से सर्वहितैषी बताते हुए कहा है कि इस बजट से कृषि क्षेत्र में विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती मिलेगी। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, जो लोग भी हैं, उनके युवा वर्ग में पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास में बहुत ज्ञान भी है, समझदारी। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो खर्च है वो अलग से है, लेकिन
रेल का विकास हो, सड़क का विकास हो, बिजली का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, आखिर उस सब विकास में भी तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की और किसानों की उतनी ही हिस्सेदारी होगी ना। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए केवल उतना है। बाकी राष्ट्र के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं से किसान को और ग्राम के लोगों को उतना ही लाभ मिलेगा जितनी उनकी संख्या है। तो समग्रता में इसको देखना चाहिए, समग्रता में। वहीं बजटीय प्रावधानों पर बात करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुदेश ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगातार 7वीं बार शानदार बजट पेश करने की बधाई दी। सुदेश ने कहा कि बजट महिलाओं के लिए खास प्रावधान किए गए हैं, जो समाज के हर वर्ग के हित के साथ साथ समावेशी भी हैं। सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगी कि एक रिकॉर्ड बना है, वो भी महिला के नाम बना है कि एक महिला ने 7वीं बार बजट पेश किया है। तो ये तो हम महिलाओं के लिए गर्व की बहुत बड़ी एक प्रसन्नता की बात है। दूसरा ये है कि जब महिला ने बजट बनाया है तो महिलाएं घर को चलाती हैं, उनको बजट बनाने का पता है, उनको पता है कि किस तरह से जो भी हमारी सीमित आय है उसमें किस तरह से हम अपने घर को अच्छे से चला सकें। जो विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र होते हैं उनके लिए अलग से प्रोविज़न करते हैं, और जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनके लिए अलग से करते हैं। तो उसी सब को ध्यान में रख करके एक महिला ने जब बजट बनाया है तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने संपूर्णता में, समग्रता में विचार करके ही इस बजट को बनाया है। और आम बजट में किए गए जनहितैषी प्रावधानों के विषय पर डीडी न्यूज से बात करते हुए बिहार के मधुबनी से लोकसभा सांसद अशोक यादव ने कहा कि इस बजट में ग्रामीण विकास के साथ साथ गांव में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है। अशोक यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच की वजह से आज गाँव में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इनका फोकस रहा है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित। और ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है, इनको नए अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है, इनको उत्थान करने की आवश्यकता है। और जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं नरेंद्र मोदी जी, आप अगर गांव में जाएंगे तो गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हर गांव आज जुड़ गया है। अब गांव में भी देखते हैं ग्रामीण सड़क बनने के कारण गांव में भी नए रोजगार के अवसर मिल गए। और बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में किसान भाई कैसे अपने पशुधन को संक्रमण से बचा सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून आ चुका है। ऐसे में बारिश और कई बार सफाई की कमी से पशुओं को कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। हर मौसम में पशुधन को बीमारियों और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की जरूरत भी होती है, क्योंकि एक पशु की मौत होने पर भी किसान को बड़ी आर्थिक हानि होती है। इसलिए एनिमल एक्सपर्ट्स हर मौसम से पहले पशुपालकों को कुछ जरूरी हिदायतें देते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। तेज और लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो जाता है या फिर बाढ़ भी आ जाती है। ऐसे में पशुओं की जान पर बन आती है। पशुओं के लिए खाने पीने के सामान की भी किल्लत होने लगती है। जल भराव के चलते संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर बरसात से पहले एनिमल एक्सपर्ट्स के बताए उपायों को अमल किया जाए तो सभी खतरों को टाला जा सकता है। पशुओं के लिए सुरक्षित शेड बनाएं। बरसात में जल भराव होने पर पशुओं के लिए पशुओं का शेड थोड़ी ऊंची जगह पर बनाएं। पशुओं को बारिश के पानी में भीगने से भी बचाने का इंतजाम करें। पीने के पानी को करें स्टोर। बारिश होने और जल भराव होने पर सबसे पहले पानी प्रदूषित होता है। दूषित पानी पीने के चलते ही पशु कई तरह की संक्रमित बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसलिए बरसात के दौरान पानी का स्टोर जरूर करें। पशुओं को खुले में ना चराएं। बरसात के दौरान जब जल भराव होता है तो वो कई दिन तक रहता है। खेत और चारागाहों में भी पानी भर जाता है। इसलिए इस दौरान पशुओं को खुले में ना चराएं।
पानी भरने से हरा चारा सड़ जाता है। ऐसा चारा खाने से पशु बीमार पड़ जाते हैं। साइलेज और हे बनाकर करें चारे का इंतजाम। बारिश के दौरान हरा चारा भी खराब हो जाता है। चारे में नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है, इसलिए बरसात के दौरान होने वाले हरे चारे का साइलेज और हे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान पशुओं को सिर्फ हरा चारा ना खिलाएं, उसमें सूखा चारा जरूर मिला लें। वैक्सीनेशन जरूर करा लें। बरसात और जल भराव के दौरान पशुओं को कई जानलेवा संक्रमित बीमारी होने का खतरा। पहले से ही पशुओं को डॉक्टर की सलाह पर जरूरी वैक्सीन लगवाएं। पशुओं में बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज नहीं, सिर्फ रोकथाम है। पशु की टैगिंग जरूर कराएं। बरसात के दौरान दुधारू पशु के लिए रजिस्ट्रेशन यानी टैगिंग कराना बहुत जरूरी। पशु की टैगिंग से हर तरह की सरकारी मदद मिलने में आसानी रहती है। पशुओं का वैक्सीनेशन आराम से हो जाता है। बीमा होने और बीमा की रकम मिलने में आसानी। पशु खो जाए या चोरी हो जाए तो मिलने में आसानी। सरकारी लोन वाली स्कीम मिलने में भी आसानी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत सरकार पशुधन को बढ़ावा देने के लिए उनके स्वास्थ्य और अन्य तरह की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 21वीं पशुधन गणना की तैयारी कर रही है और इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीति बनाने और सशक्त करने के लिए चर्चा हुई है। और देश में पशु गणना के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल से। भारत में पशुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और देश के किसानों की आर्थिक तरक्की का महत्वपूर्ण आधार पशुधन ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए न केवल लगातार इनकी गणना की जा रही है, बल्कि पशुओं के धन के विकास के साथ साथ किस तरह इनका उत्पादन बढ़े, इसको लेकर भी लगातार सरकार के प्रयास है। अभी हमारे साथ केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल मौजूद है। ये बात करते हैं। सर, आप खुद एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। पशुधन के मामले में आपका लगातार जोर रहा है कि पशुओं की संख्या बढ़े और किसानों की आमदनी बढ़े। जनगणना भी हो रही है। पशुओं की जनगणना कितना जरूरी है आज के संदर्भ में, इनके स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों के मामले में? बेहद खुशी की बात है। आज विज्ञान भवन में एक वर्कशॉप है जिसमें 21वीं लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक ये पशुओं की संगणना की जाएगी। वो इसलिए ज़रूरी है कि उसी के आधार पर हम वैक्सीन के लिए फाइनेंस से पैसा मांगेंगे या नीति आयोग में जाएंगे। उसी के अनुसार चारागाह विकसित, उसी के अनुसार उन्नत किस्म की नस्लें कितनी कम हैं, कौन सी अच्छी हैं, उसी के अनुसार FMD वगैरह की वैक्सीनेशन, बीज वगैरह और उनके लिए दवाइयाँ, उसी के अनुसार अस्पताल, उसी के अनुसार डॉक्टर्स, ये सब आंकड़े जब आएंगे तभी जा कर के बजट उसके अनुसार मिलेगा। सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि पशुधन की संख्या बढ़े, दुधारू पशुओं की संख्या बढ़े और उनका दूध उत्पादन भी बढ़े, ताकि किसानों की आर्थिक तरक्की के साथ इनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनके जरिए भी उनकी आमदनी के विकल्प बढ़े। आपने भी इस पर लगातार ध्यान दिया, तो ये चीज़ें भविष्य में किस तरह हम देखते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब इच्छा है कि किसानों की आय दुगनी हो, वो खेती परंपरागत से तो हो नहीं पा रही है। अगर उससे होती तो सब लोग अरबपति होते। तो 5 बीघे ज़मीन वाला उतना मालदार नहीं है। अगर उसके पास 4 साहिवाल गाय हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक है। तो हम किसान की आय दुगनी कर सकते हैं पशुपालन, अच्छे पशुपालन द्वारा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सूअर के पालन, ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल करके लागत कम करें, स्प्रिंकलर इरीगेशन, नैनो यूरिया का प्रयोग करके, नैनो DAP का प्रयोग करके, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा किसान अपनी आय को दुगना कर सकता है। और ये जानवर नहीं है, हमारे मित्र भी हैं और एक सदियों से रिश्ता है। तो अब जब जनगणना होती है और ज़्यादा आते हैं तो वो लाइबिलिटी हो जाती है, और एनिमल्स की अगर पशु गणना ज़्यादा होती है तो ये हमारी एसेट्स हो जाता है।
स्वदेशी गौ संवर्धन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। भारत की जो देसी गायें हैं उनको विदेशों में लेकर जाकर उत्पादन भी बढ़ाया गया, लेकिन अभी हमारे भी बीती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। 2014 से इस पर महत्वपूर्ण फोकस दिया गया है। तो कितना ज़रूरी है स्वदेशी गौ संवर्धन के जरिए एक जो गौपालक है उसकी आमदनी बढ़ाना? बहुत ही ज़्यादा इंडिजीनियस ब्रीड ही लाभकारी है। जो हमारी देसी गाय है उसी के दूध अमृत के तुल्य है और उसी के गोबर में, मूत्र में पंचगव्य जैसे बनता है। ये विदेशी गायों में नहीं है, ये गुण भगवान ने उनको नहीं दिया है। तो हमारी साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, हरियाणवी गाय है या गंगा तीरी गाय है, कुछ राज्यों की अपनी और होती हैं। तो इन गायों को हमें संवर्धन और संरक्षण करना ही पड़ेगा। तो केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल, जिनका मानना है कि पशुओं की गणना के जरिए एक और जहाँ इनके स्वास्थ्य और अन्य संबंधी कार्यों में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पशुधन के जरिए किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और देश में ईंधन से बढ़ते प्रदूषण के विकल्प के तौर पर गुजरात के राजकोट निवासी जयेश पटेल ने एक विद्युत चालित ट्रैक्टर तैयार किया है। इस काम में जयेश को CSIR से तकनीकी सहयोग मिला है। ये ट्रैक्टर न केवल किफ़ायती है बल्कि किसानों के लिए बहुउपयोगी भी है। इस ट्रैक्टर का ट्रायल किया गया और उसके बाद इसके बारे में जानकारी लेने और खरीदने वाले किसानों ने जयेश पटेल के पास काफ़ी कॉल्स किए। ट्रैक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए जयेश पटेल अब फैक्ट्री में इसका उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के धान के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश के गन्ना किसान गन्ने को शीर्ष सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ गन्ने में दीमकों के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। यहाँ बाजरे की बुवाई के 30 या 35 दिन बाद यूरिया की पहली खुराक डाल लें। आंध्र प्रदेश में किसान रागी की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगा लें। आंध्र प्रदेश में किसान अरहर की फसल में यूरिया की खुराक डाल लें। यहाँ के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। आंध्र प्रदेश में इस समय कपास की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान तिल की फसल को रस चूसक कीटों से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। तमिलनाडु के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ साबूदाने की फसल को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में ही प्याज में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। तमिलनाडु में इस समय लौकी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ सहजन के पौधों को इल्ली की प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में किसान बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए बैंगन के पौधों में सब्जी बूस्टर का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में ही गन्ने की फसल में मिली बग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है।
इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले राजेंद्र नगर इलाके के 13 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय से आज 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल सहयोग पर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आपूर्ति श्रृंखला को भी लचीला बनाए रखना जरूरी है। देश में इस समय बाढ़, लैंडस्लाइडिंग, सड़क और पुल टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जर्जर हो चुके 75 पुलों को तोड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 4वीं वर्षगांठ है और शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। भारतीय रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच सिस्टम लगाने से लेकर नई टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोजन का उपयोग करने जा रही है। और किसान समाचार के आखिर में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। खाद सब्सिडी के लिए डीबीटी प्रणाली का उपयोग कर रही है सरकार। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में लिखित जवाब में दी जानकारी। किसानों की खेती लागत में कमी लाना और मुनाफा अधिक करना है सरकार की योजनाओं का मकसद। देश भर में युवाओं को निःशुल्क सोलर प्लांट लगाने का प्रशिक्षण देकर सरकार ग्रामीण पथ रोशन योजना के तहत युवाओं को कर रही है सशक्त। ये निःशुल्क ट्रेनिंग 18 से 45 वर्ष के कक्षा 10वीं तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कराई जा रही है मुहैया। सरकार पशुधन को बढ़ावा देने के लिए उनके स्वास्थ्य और अन्य तरह की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 21वीं पशुधन गणना की कर रही है तैयारी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दी जानकारी। कहा कि योजनाओं पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई सकारात्मक बैठक। देश में ईंधन से बढ़ते प्रदूषण के विकल्प के तौर पर गुजरात के राजकोट निवासी जयेश पटेल ने एक विद्युत चालित ट्रैक्टर का किया निर्माण। किसानों के लिए ये ट्रैक्टर न केवल किफायती है बल्कि किसानों के लिए बहुपयोगी भी है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।